ओके, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, है ना। पिछले टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी। आज उसी के आगे कंटिन्यू करना है ना। क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, एक बार फटाफट रिकैप ले लेते हैं। क्या क्या था, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, जहां पे हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज एंड नेचर को स्टडी करते हैं, हम लोग उसे क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। कितने टाइप का होता है बच्चा लोग, दो टाइप के होते हैं। पहला स्टैटिक एंड दूसरा करंट होता है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहे, रेस्ट मींस अपने ही रैंडम पोजीशन पे ही मोशन करते हैं, उसे हम स्टैटिक बोलेंगे। एंड सेकेंड इज होता है करंट। करंट का मतलब क्या होगा भैया, यहां पे इलेक्ट्रॉन का मोशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बेटा। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे कोर्स में है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बहुत बढ़िया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन हम उसे क्या नाम देते हैं, हम उसे नाम देते हैं चार्ज का। ठीक है, अब किस बॉडी में कितना चार्ज है, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ा तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा। इसके लिए बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा। देखिए, किसी भी बॉडी में चार्ज कितना है कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला क्या था भाई, पिछले टर्न पे बताया था ना, Q इक्वल टू एन जो होता है किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैलकुलेट करने के लिए होगा। ठीक है, तो बोर्ड में बहुतों बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज। मींस एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये हमको बताना पड़े। तो कैसे बताएंगे बेटा, देखिए हमारे पास इस फॉर्मूले में क्या दिया गया है, इसकी बात कर ले बेटा। इस फॉर्मूले में वन कूलम चार्ज दिया है, ठीक है। अब अगर कोई फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूले में क्या है, थ्री क्वांटिटीज होती हैं। इन तीन क्वांटिटीज में हमें कम से कम कितने पता होने चाहिए, दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। जिसमें से एक पता है, दैट मींस यहां मुझे E की वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी होती है बेटा, E मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसकी दोनों की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करें तो फॉर्मूले में बेटा इन वैल्यूज को पुटअप किया जाए। बेटा 1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा, है ना। आगे बेटा इस वैल्यू को इसके बेस पे लाएं तो 1 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा, इज इक्वल टू n आया। बेटा कूलम कूलम कैंसल आउट हुआ, क्या बचा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आएगा n की वैल्यू। ठीक है, अब देख बेटा अगर इसे आगे की तरफ प्रोसीड करें तो 1 अपॉन 1.6 इस 19 को ऊपर शिफ्ट किया जाए तो 10 टू द पावर प्लस 19 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 19 इज इक्वल टू n आया, है ना। बेटा डेसिमल हटाया तो जीरो बढ़ेगा, 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19 इज इक्वल टू n आया। बेटा ये 10 अपॉन 16 है, हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करने के लिए एक जीरो इधर से ले लें। क्या लिखेंगे, 100 अपॉन 16, है ना, इज इक्वल इनटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा n की वैल्यू, है ना। अब देखिए अगर आप इन्हें डिवाइड करें तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इज इक्वल टू n आया। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि 1 कूलम चार्ज बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा Q इज इक्वल टू 2 कूलम के कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, Q इज इक्वल टू 3 कूलम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, है ना। तो अगर ऐसे के क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो सिंपल सा फंडा है, इससे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना
2 कूलम निकल आया। दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 3 कर देना, 3 कूलम निकल आया। इसका मतलब अगर मुझे 1 के बारे में पता रहेगा, यूनिट के बारे में पता रहेगा, तो हम किसी भी वैल्यू के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इसके बाद की बातें हम लोगों ने क्या पढ़ी थी। इसके बाद हम लोगों ने करंट पढ़ा था। डेट मींस क्या था बच्चे, करंट इज इक्वल टू था चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके बारे में पढ़ा था। इसका मतलब है कोई भी चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करता है, ऐसा हमने पढ़ा है। आगे देखिए बेटा, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई, 1 कूलम की डेफिनेशन देखिए। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए आई इज इक्वल टू होता है क्या, Q बाई टी होता है ना। अच्छा, इसे अगर आप डिफाइन करो तो यहां पे यूनिट, इनकी यूनिट को देखिए, आई का ए होगा, कूलम कूलम्स होगा चार्ज का, और टाइम का सेकंड होगा, है ना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड। इसको पढ़े तो क्या पढ़े, क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। एक कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो वो क्या बनाता है, 1 एम्पियर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये तो हमने पिछले टर्म पे भी पढ़ा था। आगे देखें, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेटा क्या बातें थी, कोई एक नोन पॉइंट है और कोई एक अननोन पॉइंट है, यहां से कोई चार्ज मोशन करता हुआ यहां आएगा तो बेटा वर्क करता है, और किस कौन करेगा, चार्ज करेगा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो कहां से कहां तक, अननोन पॉइंट टू नोन पॉइंट होगा, तभी क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट आया था पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बातें बताई गई थी, इसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर कोई भी वायर लिया, इन वायर में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q है और यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q पहुंचेगा, है ना, और पहुंचने में इसने क्या लगाया, वर्क किया, और किसने किया, चार्ज ने किया। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा लगता है, नहीं, यहां डिफरेंस क्या है, एक नोन पॉइंट ये है और दूसरा नोन पॉइंट ये है, तो जब दो नोन पॉइंट के बीच में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज नाम देते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े बेटा। तो आज हमको स्टडी करना है किसके बारे में, स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी को ही नाम दिया गया। देखिए क्या कहता है, जैसे मान लिया गया बेटा एक वायर हमने कंसीडर कर लिया, इस वायर में क्या रहते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, करंट को फ्लो करने में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर बेटा हम इसे सर्किट को कंप्लीट कर दें तो बेटा हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेल से कनेक्ट कर दिया। अब यहां हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब भी मोशन करेगा तो क्या बनाता है, क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन मोशन करता हुआ यहां पहुंचा, कौन पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पहुंचा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, इसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, है ना, इसे रोका गया। ठीक, अपोज मिलता है, किससे अपोज मिलेगा, इनके एटम से अपोज मिलेगा। अब ये अपोज पाके आगे बढ़ेगा, फिर यहां नीचे अपोज, तो ये लगातार बहुत सारे एटम से अपोज करता हुआ कहां पहुंचेगा, नेक्स्ट एंड पे पहुंचता है। कौन पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन के पास पहले 100 जूल एनर्जी थी, अब ये 100 जूल एनर्जी से जब आगे बढ़ेगा तो यहां पे उसको बार बार कोलिजन मिल रहा है, बार बार ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। ठीक है, और अपनी एनर्जी लॉस करके जब यहां पहुंचेगा तो यहां से क्या डेवलप करता है, करंट को डेवलप करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन 100 चला था
और यहां पे पहुंचा है 80 जूल, हम बोलेंगे कि करंट कितना होगा? तो करंट इसके हिसाब से 10 एम्पियर करंट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे हमें कितना मिलता है? 8 एम्पियर का करंट मिला। दैट मींस यहां पे जो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट किया था, अपोज किया था, उसकी वजह से जो लॉस क्रिएट हुआ, उसी लॉस को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ करंट। क्यों भैया? 10 था, कितना मिला? 8 मिला। क्या बोलोगे? लॉस हुआ। किसका? करंट का। तो हम क्या नाम देंगे यहां पे? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े तो हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलता है? नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि ये जो लॉस है, ये लॉस कहां जाएगा, है ना? जैसे अगर किसी भी वायर में, सपोज दैट ये वायर है, इस वायर में अगर करंट एंटर करता है और यहां से एग्जिट किया, ठीक? अब एंटर करके जब यहां पे एंटर करके मूव करेगा तो उसे क्या मिलेगा? अपोज मिलता है। किसका अपोज? अभी हमने पढ़ा। अच्छा, जब अपोज मिला तो वो अपोज क्या क्रिएट करता है? लॉस क्रिएट करता है। यही लॉस क्या है? रेजिस्टेंस है। अब आपने पढ़ा कि करंट क्या है? लॉस एनर्जी है। अब ये एनर्जी लॉस अगर होती है तो लॉस किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो फॉर्म जो कन्वर्ट हो रहा है उसे हम नाम क्या देते हैं? हीट का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे? हीट का नाम देते हैं। तो कभी भी किसी भी वायर में अगर करंट का अपोज हुआ, और जो कि होता ही होता है, कितना भी अच्छा वायर ले आइए, तो वो लॉस किसमें कन्वर्ट होता है? हीट में कन्वर्ट होता है। तो अभी आपने फील भी किया होगा कभी कभी कि कभी कभी आपने कोई डिवाइस ऑन करी तो वायर बहुत जल्दी गर्म होने लगता है ना? क्यों गर्म हुआ? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया भैया? लॉस ज्यादा हो गया। और लॉस ज्यादा होगा तो क्या बन जाता है बेटा? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वायर हीटेड हो गया। ठीक, ओके। अब ये रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस को कैसे हम लोगों ने फाइंड किया, है ना? कैसे निकाला जाए कि किस वायर में कितना रेजिस्टेंस है? देखिए, किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है V बाई आई, है ना? कैसे? देखिएगा, जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? वोल्टेज की। और वोल्टेज से क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। और यही वोल्टेज और करंट क्या फॉर्म करेंगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होगा रेजिस्टेंस? देखिए, यहां पे R इज इक्वल टू V बाई आई ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाएगा। इससे हम लोग न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को अगर हमने समझ लिया तो रेजिस्टेंस को यूनिट एक प्रोवाइड की गई। अगर मुझे इसे मेजर करना पड़ा तो मेजर करने की यूनिट क्या होती है? बोल भाई, कुछ सोच के। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी? यहां पे लिखते हैं ओम। ये इसका सिंबल है और ये सर ओम ने डिफाइन किया था, इसलिए इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। ठीक है, आगे कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? ये भी समझने वाली बात है ना? कैसे? आपने पढ़ा होगा बेटा प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, थोड़ा सा देख लो भाई। यहां पे फिजिकल क्वांटिटी दो होती है, पहला स्केलर होता है और दूसरे का नाम होता है वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी कौन होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता, है ना? और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और वेल डिफाइंड डायरेक्शन हो तो हम क्या नाम देंगे? वेक्टर क्वांटिटी का नाम देंगे। तो जब डायरेक्शन हो और वो वेल डिफाइंड ना हो, स्केलर, डायरेक्शन हो और वेल डिफाइंड हो, तो क्या बोलोगे? वेक्टर। मैग्नीट्यूड बोथ में रहता है। ठीक है, तो यहां पे कौन, दोनों में कौन सा है? ये कहलाता है स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। क्यों स्केलर? क्योंकि इसके पास क्या है? डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन कैसा है? वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम लोगों ने नाम क्या दिया? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब देख बेटा, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो बताओ यहां पे 1 ओम क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए,
जब भी 1 ओम की बात होगी तो बेटा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V बाई आई होगा। अब अगर आप इसे डिफाइन करोगे तो डिफाइन कैसे होगा बेटा? R की यूनिट क्या होगी? ओम। बेटा वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, यहां I की यूनिट एंपियर होती है। तो देखा जाए तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एंपियर होगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब अगर लिखेंगे कैसे बेटा? तो बेटा 1 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट 1 एंपियर करंट। कितने एंपियर? 1 एंपियर। और कितना? कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, 1 वोल्ट क्या क्रिएट करता है? 1 वोल्ट और 1 एंपियर करंट मिलके 1 ओम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, आगे देख बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम कभी ज्यादा पाते हैं और कभी कम पाते हैं, है ना? तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा और कम होगा, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है ना? कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे बताता है भैया? देखिएगा, सबसे पहले अब अगर समझें तो एक वायर कंसीडर हुआ था, याद है भी? अच्छा, इस वायर में जब भी करंट गया, मींस इलेक्ट्रॉन इधर से मूव किया, तो इधर से हमें करंट मिला था। हम करंट की बात करते हैं अभी, है ना? किसकी बात कर ले? करंट की बात कर ले। ओके, हम क्या देखते हैं कि अगर करंट बेटा यहां पे 20 एंपियर है, ठीक है, 20 एंपियर करंट भेजा और वो करंट मुझे यहां पे कितना मिलता है? 16 एंपियर मिला। ठीक है, कितना एंपियर मिला? 16 एंपियर मिला। इस वायर की लेंथ कितनी मान ली? 1 मीटर का वायर था। ठीक है, 1 मीटर वायर ने कितना लॉस कराया? बेटा जो लॉस हुआ उसे बोलेंगे 4 एंपियर का लॉस हुआ। यही लॉस क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये रेजिस्टेंस 1 मीटर वायर में कितना है? 4 एंपियर का लॉस है। ठीक है, अगर मैं इसे बेटा और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूं तो बेटा ये खींचने पे इसकी लेंथ होगी इंक्रीज। हमने इसकी लेंथ इंक्रीज किया और फिर करंट भेजा, तो बेटा अब इसकी लेंथ 1 मीटर और इंक्रीज कर गई। कितना हो गया? 2 मीटर। और 2 मीटर में हमें यहां पे कितना मिलेगा? 12 एंपियर करंट मिला। क्या समझ में आया कि जब 1 मीटर का लेंथ था तो हमें लॉस 4 ओम का मिल रहा था, और जब 2 मीटर हुआ तो लॉस 8 एंपियर का मिल रहा है। 4 एंपियर एंड 8 एंपियर। ये जैसे अगर मैं 3 मीटर लेंथ करूंगा तो लॉस और बढ़ेगा। तो यहां पे ये समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? किस पे? लेंथ पे डिपेंड करता है बच्चा। किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। किसकी लेंथ पे? कंडक्टर की लेंथ पे। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। अगर आप समझना चाहो, सिंपल सा फंडा है, रेजिस्टेंस मींस लॉस समझना, और ये लॉस है। ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आता है। ठीक है, देखिए, तो यहां पे 1 में 4, 2 में 8, ऐसे बढ़ाएंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? 12, है ना? तो ऐसे देखें तो एंड तक जाते जाते हमारे पास करंट बचेगा ही नहीं, बहुत माइन्यूट सा बचेगा। तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कि लेंथ कंडक्टर की ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ये बात भैया नोट कर लेना। आगे देखिए बेटा, ठीक है, आगे क्या कहता है इसको समझते हैं, आगे के फंडे को समझ लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिला? देख बेटा, एक वायर था जो कि इतना थिक है, ठीक है, दूसरा वायर है जो कि थिन है। अब अगर आपने यहां पे करंट भेजा है तो कौन सी करंट को जाने में बड़ी आसानी होगी? मतलब ऐसे समझो कि 2 लेन की सड़क थी, है ना, और एक 4 लेन की सड़क है।
तो कौन सी सड़क पे हमें जाना आसान लगेगा, बहुत कंफर्टेबली हम लोग मूव कर पाएंगे? आंसर होगा 4 लेन वाला वाइड ज्यादा है, बड़ी आराम से हम क्रॉस कर जाएंगे। 2 लेन वाला थोड़ा कंजेस्टेड होगा, वहां मुझे दिक्कत आएगी। ऐसे ही अगर एक वायर मोटा है और एक वायर पतला है, तो कौन से वायर में हमें करंट आसानी से जाने को मिलेगा, भेजने को मिलेगा? तो बेटा करंट वहां पे मिलेगा जो थिक होगा। इसका मतलब जो आसानी से जाएगा वहां लॉस कम होगा, और जो कंजेस्टेड में जाएगा वहां पे लॉस ज्यादा होगा। तो जितना पतला वायर होगा उतना ज्यादा क्या क्रिएट होता है? लॉस क्रिएट होता है। और जितना मोटा वायर होगा उतना क्या होगा? कम लॉस होता है। तो लॉस किसमें ज्यादा होगा? लॉस थिन वायर में ज्यादा, थिक वायर में कम। क्या पता चला? सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना? क्रॉस सेक्शन मींस ये जो सर्कुलर एरिया है, ये अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसीलिए ये कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। हम केवल ए लिख देते हैं, इतना आप समझिए, है ना? देखिए, ओके, यहां क्या था? लेंथ था, ठीक। आगे यहां क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर से यही एरिया की बात हो रही है बेटा, ये एरिया ज्यादा, एरिया कम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपसे मैंने क्या बताया था रेजिस्टेंस पढ़ाते टाइम? कि कुछ वायर ऐसे होते हैं जिनमें लॉस कम होता है, कुछ वायर ऐसे होते हैं जिनमें लॉस ज्यादा होता है। तो वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है अभी तक का, ठीक है। अब उसके बाद सारे वायर के नंबर आ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि सिल्वर गुड कंडक्टर है, उसका नेचर बड़ा बेहतरीन है भाई साहब, है ना। करंट को वो अपोज कम करता है, करता तो है बट वो कम करता है। कितना करेगा? जो भी होगा, जितनी भी लेंथ होगी, वो उस रेशियो में करंट को अपोज करता है ना। अब उस रेशियो में अगर वो अपोज करता है, तो यहां देखें बेटा, एरिया हुआ, थर्ड फैक्टर आता है जिसे हम बोलते क्या है? थर्ड फैक्टर। यहां आता है नेचर। किसकी बात होगी? नेचर की बात होगी। वो नेचर किसका होगा भाई लोग? बोलिए जरा। वायर का होगा। जितने अच्छे मटेरियल का वायर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस आता है, ऐसा हमें समझने को मिला, ठीक है। आगे देखो, 4 फैक्टर क्या है? चौथे फैक्टर की बात करें तो यहां आता है टेम्परेचर। क्या आएगा? टेम्परेचर। क्या कहता है? समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी वायर में आपने देखा एटम का अरेंजमेंट हो रखा है, ठीक। किसका अरेंजमेंट हो रखा है? एटम का अरेंजमेंट हो रखा है। अब अगर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, तो बेटा फ्लो करने पे हमें क्या मिलता है? अपोज मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लॉस, ठीक। अच्छा, यहां पे मॉलिक्यूल्स क्या करती हैं? वाइब्रेट भी करती हैं, वाइब्रेशन भी होता है। तो अगर आपने इसे लॉस ऑफ करंट इसमें ज्यादा हुआ, इसके मतलब यहां पे हीट क्या होगी? ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा हीट होगी तो किसी भी करंट को कोई भी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन ज्यादा अपोज करेंगे, तब जब हम उसकी क्वांटिटी ऑफ हीट को बढ़ा दें, है ना। मतलब कोई मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वाइब्रेट तभी करेगा जब उसके अंदर हीट ज्यादा हम दे दे, है ना। तो बेटा अगर ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन नॉर्मल हो रहा था, लेकिन मैंने इसे हीट कर दिया, हीट करने से इसका वाइब्रेशन फास्ट हो गया। अब ये करंट को जाने से और ज्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब किसी वायर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वहां पे रेजिस्टेंस भी क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज लॉस बढ़ जाता है। और लॉस क्यों बढ़ेगा? बिकॉज आपने हीट ज्यादा दे दी।
फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कितना रेजिस्टेंस आने वाला है। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये था रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, जिसमें सबसे पहला क्या आ जाता है, बोल भाई, पहला लेंथ, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, है ना। दूसरा एरिया, एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया छोटा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तीसरा, तीसरे की बात, नेचर ऑफ वायर, जितने अच्छी क्वालिटी का वायर, ठीक है, अच्छे मटेरियल का वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस। एंड लास्ट है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, तो टेम्परेचर जैसा होगा वैसा हमें मिलेगा, ठीक है, लॉस। ठीक, जैसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा लॉस मिलेगा, कम टेम्परेचर होगा तो कम लॉस मिलता है। ओके बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके ऊपर अगर मैं इस फैक्टर्स को ऐड करूं, ध्यान देना, थोड़ा समझना इसके बारे में। अगर मैं इन फैक्टर को ऐड करूं, फर्स्ट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, सेकेंड इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A था, याद है ना, अभी लिखा था बेटा। आगे देखो, इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो R L बाई A होगा। बेटा यहां L फिर लेंथ, एरिया होगा, है ना, L लेंथ, A फॉर एरिया। बेटा इसे हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, तो एक कांस्टेंट टर्म यूज होगा, जिस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे, रो L बाई A होगा, है ना। अच्छा, इन सब के बारे में समझ ले। तो अगर किसी वायर में ऐसा चेंजेस हमने किया तो हम रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें बेटा R फॉर, समझ रहे होगे क्या लिखने वाला हूं, रेजिस्टेंस, वाह भाई वाह। आगे देखें, रो फॉर क्या होती है, रो फॉर रेजिस्टिविटी, क्या होती है, रेजिस्टिविटी। आगे डिस्कस इसको करेंगे, है ना। नेक्स्ट फॉर L फॉर क्या है, L फॉर लेंथ होगा, किसका, कंडक्टर का, कितना होता है वो बात की बात है। A फॉर क्या है, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होगी, जितना ज्यादा एरिया उसी हिसाब से हमें रेजिस्टेंस मिलता है, ये इनकी बात हो गई। अच्छा, अब इससे बेटा बहुत फेमस दो तीन केसेस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जरा समझते हैं उनके बारे में। देखिए, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, उसमें क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमसे बोला जाए कि किसी वायर को हमने कंसीडर किया, एक वायर है जो वायर की लेंथ कितनी है बच्चा, L थी, ध्यान से समझना, कोई गड़बड़ी नहीं, वायर है उसकी लेंथ कितनी है, L है। ठीक, उसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A है ना। हमने क्या करना है, इसको खींच के बड़ा कर देना है, स्ट्रेच कर देना है, और स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई, L और इंक्रीज कर गई, है ना। अब अगर L और इंक्रीज कर गई तो बेटा हमने क्या देखा कि अगर इसे किसी भी वायर को आप अगर इसे खींचते हो तो खींचने से उसकी लेंथ बढ़ती है लेकिन कुछ कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे समझो, एक रबर बैंड है, आपने उसे खींचा तो खींचने से वो रबर बैंड लंबा तो हो जाएगा बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, वो कैसा दिखेगा, बहुत थिन दिखने लगता है। ठीक है, तो वही होता है, यहां था A, यहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना, A बाई 2 हो जाता है, पतला हो गया वायर। ठीक, ओके, पहले जो था रेजिस्टेंस, हम इसका रेजिस्टेंस R1 जो ले लें वो 10 ओम कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए यहां पे हमको क्या समझना है कि कितना खींचने से वो बड़ा हो, कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, R2 हमें बताना है। ठीक है, अब देखें कैसे निकलता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा
R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसके बारे में हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा यहां इंट्रोडक्शन देख लो, फिर हम इसको करते हैं। देखिए, रेजिस्टिविटी जो होती है हर एक वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। अभी के लिए हमें यही समझना है ताकि हम न्यूमेरिकल प्रोसीड कर सके। तो अगर हम किसी भी वायर को तोड़ दें, है ना, उसको भैया थिक कर दें, थिन कर दें, तो क्या उसका नेचर बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो हम ऐसे समझे रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। इसको हम आगे बेटा पढ़ेंगे, इसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना, ठीक है। देखो, तो बताओ पहले लेंथ क्या थी? L1। पहले वायर की लेंथ क्या थी? L है बेटा। अब जो लेंथ है वो कितनी है? खींचने से बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 2L लिखेंगे। पहले जो एरिया था A1, पहले एरिया क्या था? A1 कितना था? A है। अब एरिया कितना हो जाएगा? हमने कहा भाई खींचने से बड़ा हुआ तो भाई हम कहेंगे एरिया कम। कितना? A/2। ध्यान दो, एरिया क्या है यहां पे? A, यहां A/2। कैसे पता चला? देखिए, जितनी लेंथ इंक्रीज करे उतना एरिया डिक्रीज कर देना है, ऐसे हमें समझ लेना होगा। आगे, पहले रेजिस्टेंस क्या था बच्चे? पहले रेजिस्टेंस 10 ओम था। तो जब आप खींचोगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। कितना होगा रेजिस्टेंस? ये मैटर कर रहा है। तो बेटा रेजिस्टेंस R2 कितना होगा ये मुझे बताना है ना। आगे देख, क्या हम इसके नेचर को चेंज कर पाते हैं? मतलब अगर इसका नेचर रो1 था पहले, कितना था? रो1 था। अब इसका नेचर कितना होगा? रो2 होगा। क्या नेचर बदलता है किसी भी वायर को खींचने से? बिल्कुल नहीं बदलेगा, है ना। अब नेचर अगर नहीं बदलता है तो इन्हीं को लेके हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलेगा बेटा, इसे समझते हैं। देखिए, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, तो हमें यहां कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला है L बाई A रहेगा। कंपैरिजन अगर करें तो कंपैरिजन हो जाता है। कैसे करेंगे बेटा? यहां हम लिखते हैं R1 रो1 L1 A1। दूसरे को कंपेयर करें जो खींचने के बाद, जैसे ये वाला था, है ना। अब अगर आप इसे खींच दोगे तो खींचने से ये वायर दूसरे तरीके से वर्क करता है ना। तो दूसरा जो वायर वर्क करता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, यहां होगा R2, यहां होगा रो2, L2 एंड A2 होगा। अगर देखें तो क्या नेचर दोनों का सेम है? कैंसिल आउट। बेटा जो बचता है वो है R1 और नीचे R2 इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे L1 बाई A1 इंटू, इसे क्या लिखेंगे? A2 बाई L2 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, बता देना हमको। ओके, R1 कितना था? R1 था बेटा 10 और R2 की वैल्यू निकालनी है। बेटा L1 कितना है? L1 है L। A1 क्या है? A। अब देखो A2 क्या था? A/2 था। यहां 2L था, है ना। ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं यहां पे हमने बता रखा है। देखिए, रो सेम था, A1 A, A2 A/2, L2 2L, यहां पे L। अब R1 इज 10 ओम। अब देखो इसके आगे बढ़े, कैसे लगेगा बेटा? देखिएगा, L ने L को कैंसिल कर दिया, क्या बचा? 10/R2 इज इक्वल टू 1/A इंटू 1/A इंटू A/2 लिखा जाएगा। इसे आगे बढ़ाएं तो बेटा यहां बढ़ता है 10/R2 इज इक्वल टू 1/A इंटू, इसे अगर आप सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे? A/4 लिखते हैं। सॉल्व करेंगे ना, A/4। देखिए, A ने A को कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा? 10/R2 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R2 इज इक्वल टू कितना आया? 40 ओम आता है। कितने ओम आएगा? 40 ओम आएगा। हमें क्या समझ में आया कि अगर
किसी भी वायर के लेंथ को चेंज करोगे तो पहले रेजिस्टेंस 10 ओम था, अब जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आ रहा है, 40 ओम आ रहा है। दैट मींस किसी वायर की लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऐसा हमने देखा। ठीक, ओके, आगे देखें तो एक नया केस आएगा। कैसा केस आएगा, केस नंबर 2। देखिए ये दोनों के दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है केस नंबर 2, समझते हैं। एक वायर फिर से वही कंसीडर कर लेना है बच्चे, यहां पे वायर की लेंथ हमने मान रखी है L है। ठीक, ओके, हमने इसे बीच से फोल्ड कर दिया। फोल्ड मीन समझ रहे हो कि अगर हमने ऐसे दो वायर लिए, इन दोनों को ऐसे, एक वायर लिया, इनको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने से इनका क्या कम हो गया, इनका लेंथ कम हो गया। दैट मींस अब इसकी लेंथ पहले क्या थी बेटा, L1 क्या था, L था। फोल्ड कर दोगे तो इसकी लेंथ डिक्रीज कर गई, कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, है ना। अच्छा, पहले का एरिया बेटा क्या था, हम मान के रख रहे हैं एरिया A था। अब फोल्ड करने से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जितनी लेंथ डिक्रीज करेगी उतना एरिया इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहां क्या होगा, 2a लिखा जाएगा, है ना। कितना लिखा जाएगा, 2a लिखा जाएगा। ध्यान दो, इसका नेचर पहले रो1 था, फोल्ड कर दोगे क्या नेचर बदलता है, नहीं 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 नहीं, नेचर बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। इसका मतलब अगर ये रो1 था तो रो2 के क्या होगा, इक्वल होने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, पहले जब ये लेंथ L था तो हमने इसकी रेजिस्टेंस मान रखी है, एक एग्जांपल के थ्रू ले ले, 10 ओम, वही बेटा प्रीवियस वाला ही ले लेते हैं। कितना मान रखा है, 10 ओम मान रखा है। अब अगर ये 10 ओम है तो बताओ भैया, फोल्ड करने से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 की वैल्यू हमें बतानी है। ऐसा केस 2 में पूछा जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा प्रीवियस को न्यू वाले से कंपेयर करना होगा। न्यू वाले से जब आप कंपेयर करोगे तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो L/A। तो यहां R1 रो1 L1 A1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू रो2 L2/A2 होगा। बेटा नेचर दोनों का सेम था, कैंसल आउट हो गया। क्लियर है, आगे देख, R1/R2 एज इट इज रहा, L1/A1 रहेगा और A2/L2 रहेगा। बेटा ध्यान दो, सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो R1 10 था, R2 निकालना पड़ेगा। बेटा L1 कितना है, L है, A1 कितना है, A था। बेटा नए की बात कर लें, A2 कितना था, याद है, 2a अभी लिखा था। L2 कितना है, L/2 है, कितना है, L/2 है, L/2 है। अब अगर आप इन्हें सॉल्व करें तो यहां क्या हो जाएगा, 10/R2 इज इक्वल टू, ध्यान दो, A ने A को कैंसल कर दिया, L/1 इंटू क्या लिखोगे, 4/L लिखोगे, है ना। पलट दोगे तो 4/L। देखिए L ने L को कैंसिल कर दिया। अब अगर देखा जाए तो 10/R2 इज इक्वल टू क्या लिखा गया, लिखा जाएगा 4/1। इसे फर्दर सॉल्व करें तो R2 इज इक्वल टू 10/4 होगा। और इसे बेटा देखें तो ये क्या लिखा जाएगा, R2 इज इक्वल टू 2.5, कितना, 2.5 ओम लिखा गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, समझ में ये आता है कि अगर किसी भी वायर को फोल्ड करोगे
तो फोल्ड करने पे अगर रेजिस्टेंस 10 ओम रहा फॉर एग्जांपल, तो बेटा नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 2.5 ओम होता है। क्लियर है बात? ओके। अच्छा, अब इतनी बातें अगर हमें समझ में आ गई तो बेटा इसके आगे बढ़े। क्या होगा इसके आगे का काम? देखिएगा, इसके आगे हमें एक और केस मिलता है, एक और केस मिलेगा जिसके के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे एक केस और समझ लो कि अगर वायर है उसे फोल्ड करना पड़ा, ठीक है, समझ गया। दूसरा है कि मान लो ये सिल्वर है और ये कॉपर है, इन दोनों को मुझे ऐड करके निकालना पड़ा, तो हम कैसे उसे निकालेंगे इसके बारे में भी हमें सीखना रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको इतना ही रखना है। ठीक है, डेली पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। ओके।